नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे अभूतपूर्व राजनीतिक भूचाल की बात करने वाले हैं जिसने सबको चौंका कर रख दिया है। सोचिए, रातों रात एक पूरी पार्टी का वजूद खतरे में पड़ जाए। आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा अचानक पाला बदलकर दूसरी तरफ चला गया। जो लोग सिस्टम बदलने का दावा लेकर आए थे, क्या वो खुद उसी सिस्टम का हिस्सा बन गए? आइए इस पूरी घटना की एक एक परत को खोलते हैं। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 7। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 राज्यसभा सांसदों ने एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दलबदल कानून की बारीकियों का क्या गजब इस्तेमाल किया है। उन्होंने 2/3 बहुमत वाले नियम का फायदा उठाया, अपनी संसद सदस्यता भी बचा ली और सफलतापूर्वक बीजेपी में अपना विलय भी कर लिया। और फिर आता है यह आधिकारिक बयान, बिल्कुल नपातुला और सीधा। यह किसी सोची समझी सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं था। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह प्रहार ठीक उस वक्त हुआ जब पार्टी की लीडरशिप अपने सबसे कमजोर दौर से गुजर रही थी। यह सिर्फ एक इस्तीफा नहीं था, यह पूरी तरह से एक साइलेंट टेकओवर था। इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए राजनीतिक विश्लेषक एक बहुत ही सटीक एनालॉजी दे रहे हैं। वो पार्टी के संस्थापक की तुलना एक जौहरी से कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि अन्ना आंदोलन के समय इस जौहरी ने चुन चुनकर कुछ नायाब हीरे तराशे थे, लेकिन आज किस्मत का खेल देखिए, वही हीरे अब इस जौहरी के पैरों में चुभ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि पार्टी के ये गिरते स्तंभ आखिर हैं कौन, इस मजबूत किले से बाहर कौन कौन गया है। सबसे पहला नाम आता है राघव चड्ढा का। ये कोई आम नेता नहीं थे, बल्कि पार्टी के पोस्टर बॉय थे। पंजाब में इनका रुतबा ऐसा था कि लोग इन्हें सुपर सीएम तक कहने लगे थे। नौकरशाही की नियुक्ति से लेकर कैबिनेट के बड़े फैसले, सब कुछ इन्हीं के फिल्टर से होकर गुजरता था। परिणीति चोपड़ा से शादी के बाद तो इनकी राष्ट्रीय पहचान और भी ज्यादा बढ़ गई थी। फिर आते हैं संदीप पाठक, आईआईटी के पूर्व प्रोफेसर और पार्टी के असली चाणक्य। आपको याद है, पंजाब चुनाव के दौरान वो फोन कॉल वाला शानदार कैंपेन, बिना किसी शोर शराबे के पर्दे के पीछे रहकर पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाने वाले उसी डेटा कैंपेन के मास्टरमाइंड यही थे। इनका जाना पार्टी की रणनीति के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। एक और बड़ा और भावुक नाम है स्वाति मालीवाल का। अन्ना आंदोलन के समय से ही सड़कों पर उतरकर लड़ने वाली, लंबे समय तक दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख रही स्वाति, जो पार्टी में महिला सशक्तिकरण की सबसे बुलंद आवाज थीं, उनका इस तरह अलग होना यकीनन कई गंभीर सवाल खड़े करता है। और बात सिर्फ चेहरों की नहीं है, पार्टी का खजाना और संसाधन भी खिसक गए हैं। इस लिस्ट में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अशोक मित्तल, विक्रमजीत साहनी, राजेंद्र गुप्ता और पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह जैसे दिग्गज और फाइनेंसर भी शामिल हैं। इनके जाने से पार्टी का क्षेत्रीय प्रभाव भी काफी कम हुआ है। अब इस दल बदल के कारणों पर बात करने से पहले पंजाब के सत्ता के खेल का एक बेहद अजीबोगरीब किस्सा सुनते हैं। चंडीगढ़ की कोठी नंबर 50 की कहानी। जरा इस उलझे हुए जाल को देखिए। पंजाब के मुख्यमंत्री जिस घर में रह रहे थे, वो असल में सांसद अशोक मित्तल के नाम पर आवंटित था, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री का जो असली सरकारी आवास था, कोठी नंबर 50, वहां राघव चड्ढा रह रहे थे। इससे आप अंदरूनी पावर डायनामिक्स का अंदाजा लगा सकते हैं। इसका नतीजा क्या हुआ पता है? जिस दिन अशोक मित्तल ने पाला बदला और वो बीजेपी में शामिल हुए, उसी दिन पंजाब के मुख्यमंत्री को टेक्निकली वो घर खाली करना पड़ गया, क्योंकि कागजों पर तो वो मित्तल का ही था। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। इस पूरी बगावत के पीछे की असली वजह क्या है? क्या ये पार्टी के अंदर की तानाशाही का नतीजा है या फिर विशुद्ध अवसरवाद? देखिए, इस वक्त 2 बिल्कुल अलग और तीखे नैरेटिव चल रहे हैं। पाला बदलने वाले नेता कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर भयंकर तानाशाही चल रही थी, लेकिन दूसरी तरफ आलोचकों का सीधा आरोप है कि ये कदम विशुद्ध अवसरवाद है और जांच एजेंसियों के खौफ का नतीजा है। आइए इन दोनों तर्कों को निष्पक्षता से तौलते हैं। एक तरफ ये तर्क है कि पार्टी में बातचीत की गुंजाइश खत्म हो गई थी, सिर्फ बेलगाम अहंकार और आदेश चलते थे। लेकिन जरा दूसरे पक्ष को सुनिए। आलोचक पूछ रहे हैं कि क्या राघव चड्ढा का आंखों के इलाज के बहाने लंदन जाना वाकई सिर्फ इलाज था, या फिर ये प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई की जांच से बचने का एक सुरक्षित रास्ता था? संदीप पाठक जैसे नेता कह रहे हैं कि उन्हें दरकिनार कर दिया गया, उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई गई, लेकिन काउंटर आर्ग्यूमेंट ये याद दिलाता है कि अशोक मित्तल के ठिकानों पर तो टैक्स की रेट पड़ी थी। आलोचकों के मुताबिक बिजनेसमैन डूबती नाव की सवारी नहीं करते, उन्होंने सिर्फ अपने साम्राज्य को बचाने और कवर फायर के लिए ये कदम उठाया। स्वाति मालीवाल के मामले में भी यही टकराव है।
उनके समर्थक 13 मई की उस घटना की ओर इशारा करते हैं जब मुख्यमंत्री आवास के अंदर उनके साथ कथित तौर पर बदसलूकी हुई थी और लीडरशिप चुप रही। लेकिन विरोधी नजरिया ये है कि इसके पीछे स्वाति की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं और वो बस बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रही हैं। इन व्यक्तिगत आरोपों और बहसों से थोड़ा पीछे हटकर अब पंजाब पर इसके असली इम्पैक्ट को देखते हैं। 2027 के चुनाव पर इसका क्या असर होगा? जरा इस स्थिति पर गौर कीजिए। पंजाब से पार्टी के कुल 7 राज्यसभा सांसद थे, उनमें से 6 अब जा चुके हैं। सिर्फ एक सांसद बचा है। 2027 के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले राज्य में पार्टी का ये मजबूत गढ़ बुरी तरह से दरक गया है। ये सारी चीजें एक बहुत ही गहरा दार्शनिक सवाल खड़ा करती हैं। जो नेता कभी ये कसम खाकर राजनीति में आए थे कि वे इस पूरे सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, क्या आज वो खुद उसी सिस्टम के दरबारी बनकर रह गए हैं? ऐसा लगता है कि अन्ना आंदोलन के वो आदर्श अब पीछे छूट गए हैं। विश्लेषक इसे राजनीतिक नफा नुकसान का नाम दे रहे हैं, यानी राजनीतिक फायदे और नुकसान का एक ऐसा ठंडा गणित जहां अब विचारधारा या आदर्शों के लिए कोई जगह नहीं बची है। इस भारी टूट फूट के बाद अब पार्टी के पास बचा क्या है? अब उन्हें बलबीर सिंह सीचेवाल जैसे चंद जमीनी नेताओं पर ही निर्भर रहना होगा। पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि दिल्ली और पंजाब में अपनी इस बिखरी हुई नींव को दोबारा कैसे खड़ा किया जाए। अब जैसे जैसे हम इस एक्सप्लेनर के अंत पर आ रहे हैं, हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। इस भारी संकट की असली जिम्मेदारी किसकी है? क्या यह सत्ता की चाह में भरोसेमंद साथियों का एक बहुत बड़ा धोखा था, या फिर उस जौहरी की विफलता जो असली हीरो को पहचान ही नहीं पाया? इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे जैसे आगे की राजनीति करवट लेगी, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि क्या पार्टी इस दबाव में पूरी तरह टूट जाएगी या इसका नेतृत्व फिर से एक नायक बनकर उभरेगा। आप लोग भी इस बारे में जरूर सोचिएगा। तब तक के लिए सीखते रहिए और समझते रहिए।